हाय दोस्तों, कैसे हो सब? अच्छे से बोर्ड की तैयारी चल रही है? गुड, अच्छी चलनी चाहिए। देखो, इंग्लिश के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश एक्टिविटी शीट में क्या क्या होता है और कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क हम पा सकते हैं। तो जनरली एक्टिविटी शीट हमारी ग्रामर पहला क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क का होता है। उसके बाद कॉम्प्रहेंशन जो है वो टोटल 45 मार्क्स का है। 10 + 45 प्लस राइटिंग स्किल्स जो आते हैं वो 25 मार्क के लिए आते हैं। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था। और पहले वीडियो में मैंने ग्रामर में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं या ग्रामर में कैसे सवाल पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, वो भी आपको अच्छे से बताया है। चाहे तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में डाल देता हूं या डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। आज हम लोग फोकस करने जा रहे हैं कि ये जो कॉम्प्रहेंशन सेक्शन है इसमें हम लोग 45 मार्क में से मैक्सिमम 40 प्लस या अप टू 42, 43 या 45 भी कैसे पा सकते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो दोस्तों ना, हमारा इंग्लिश एक्टिविटी शीट वैसे देखा जाए तो ये राइटिंग स्किल्स अगर हम लोग छोड़ देना तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप से होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप से होते हैं। और आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में आउट ऑफ मार्क्स हम लोग पा सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में इस कॉम्प्रहेंशन सेक्शन में किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, आपको अगर तैयारी करनी है इस लास्ट आवर में तो आप कैसे तैयारी कर सकते हो, आपको क्या क्या आना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको अवेयर करने जा रहा हूँ। इसके लिए वीडियो अच्छे से देखो और वीडियो में मैं जो जो चीजें बताता हूँ वो अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करो तो आपको गारंटीड 90 प्लस मार्क्स मिल सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, उनको भी 90 प्लस मार्क्स मिल सकते हैं। इट मीन्स दैट आउट ऑफ 80 यू शुड गेट मोर देन 70 मार्क्स। ठीक है, आपको पहले ग्रामर क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया ही है, उसके ऊपर आप काम करो। आज मैं कॉम्प्रहेंशन सेक्शन के बारे में आपको गाइड करने जा रहा हूं, उसके ऊपर भी अच्छे से काम करो तो डेफिनेटली आप 90 प्लस बोर्ड के एग्जाम में जा सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ एंड विच क्वेश्चंस आर गिवन हियर। पहले तो कॉम्प्रहेंशन में ये क्वेश्चन नंबर 1 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 ए होता है, बी होता है, राइट। इसमें क्या होता है, दोनों में सीन पैसेजेस होते हैं, सीन पैसेजेस। लोगों को जो कोर्स बुक है उसमें से लेसन या प्रोज जो होते हैं उसमें से आपको 2 पैराग्राफ्स आते हैं, 2 पैसेजेस आते हैं। 2 पैसेजेस ईच 10 मार्क के लिए आते हैं, 10 + 10 ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 ए और बी 20 मार्क के लिए होता है। अभी ये 10 मार्क के ना 5 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। ये हर एक क्वेश्चन है ना 2 मार्क का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 2 मार्क, 2 पे अगर हम लोग देखने जाएंगे तो ये टोटल 10 मार्क का 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली कहां पे फोकस करने जा रहा हूं कि ये 5 क्वेश्चन में कहां पे फोकस हमें करना चाहिए। इस 5 क्वेश्चन में 10 आउट ऑफ 10 कैसे पाने हैं। तो ज्यादातर अगर एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, आपको ज्यादा प्रैक्टिस अभी तक नहीं हुआ है ना, तो भी 9.5 इसमें ईच पैराग्राफ में मिलने चाहिए। तो ये खाली क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो पोएम का है, इसमें ये पोएम का है। इसमें भी देखो ए और बी होता है, इसमें कॉम्प्रहेंशन होता है और इसमें एप्रिसिएशन होता है, राइट। तो इसको हम लोग है ना बाद में डिस्कस करेंगे, इसको अभी हम लोग फिलहाल बाजू में रख देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है ना अनसीन पैसेज होता है, अनसीन पैसेज। और इसका स्ट्रक्चर भी है ना वो भी सेम ऐसे ही होता है जो क्वेश्चन नंबर 2 ए बी का होता है, राइट। इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे सेम स्ट्रक्चर में क्वेश्चन आते हैं जैसे
क्वेश्चन नंबर 2A और B में होते हैं। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 2AB और क्वेश्चन नंबर 4A इसके ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली यू विल nicely understand and try to get 30 out of 30, yeah, at least 28 and half, yeah, in these questions, question number 2 AB and 4, and we will also discuss poem and appreciation as well as summary writing. वो question number 4 में A के बाद B जो होता है वो summary writing होता है। तो इसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको अच्छे से अच्छे समरी लिखना है। तो लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 2AB एंड क्वेश्चन नंबर 4A। वंस अगेन आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू। क्वेश्चन नंबर 2 A का 10 मार्क, B का 10 मार्क एंड क्वेश्चन नंबर 4A का 10 मार्क्स। ऐसे टोटल मिला के 30 मार्क्स का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये पैसेज A, पैसेज B एंड पैसेज 4A, इनका सबका क्वेश्चन स्ट्रक्चर 10 मार्क का सेम होता है और वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन होता है 2 मार्क के लिए, इसमें क्या क्या आ सकता है। सी क्वेश्चन नंबर 2A A1। A1 में आपको है ना सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी पूछी जाती है, वो आपको पैसेज से ही पूछी जाती है। पर क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पैसेज में से जैसे का वैसे लाइन कोई दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में और उसमें से एक आध वर्ड निकाल दिया जाएगा। आपको खाली पैराग्राफ पढ़ने भी आता है तो भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। जिसको खाली पढ़ने आता है वो भी फिल इन द ब्लैंक्स भर सकता है, क्योंकि पैसेज से ही आपको ब्लैंक्स दिए जाते हैं। कोई लाइन उठा के उसमें से एक आध वर्ड निकाल लिया जाता है, वही वर्ड आपको ढूंढ के लिखना होता है। तो इट इज वेरी वेरी इजी। दूसरा, इसी में ये जो जितने एक्टिविटीज मैं बता रहा हूं ना उसमें से कोई भी एक एक्टिविटी आपको पूछी जाएगी क्वेश्चन नंबर 2A1 में, जो 2 मार्क के लिए होता है। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। आपको कोई एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके A, B, C, D ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपको कोई भी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो चूज करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पूरा का पूरा सेंटेंस लिखो और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन अगर A है तो A लिखो, B है तो B लिखो। अभी ये ऑप्शंस भी है ना आपको पैराग्राफ में ही मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा जा सकता है, ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट है मैच द कॉलम, है ना, वो भी पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ पे ए साइड में आपको 4 चीजें दी जाती है और उसी के आंसर्स बी कॉलम में दिए जाएंगे। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। अभी मैच द फॉलोइंग यू हैव बीन डूइंग दिस सिंस मेनी इयर्स, सो यू आर वेल अवेयर अबाउट। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग, सी यह आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका नाम आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे द वाइफ ऑफ स्टीव जॉब, है ना, तो पैसेज में उनका नाम रहेगा, वो फाइंड आउट करो और यहाँ पे लिखो। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन नेम ऑफ द फॉलोइंग। देन अरेंज इन ऑर्डर। अरेंज इन ऑर्डर मतलब सीक्वेंस आपको पूछी जाती है। जैसे पैराग्राफ में वापस हम लोग कनेक्टिंग द डॉट देखेंगे, राइट। ही लेफ्ट द कॉलेज, देन ही जॉइंड अनदर कोर्स, then he established a company, then he was fired from his company. तो this is the sequence। वैसे जितना पैसेज दिया जाएगा उस पैसेज में से ही आपको सीक्वेंसली 4-5 चीजें दी जाएगी, वो डिसऑर्डर वे में रहेगी, उसको आपको अच्छे से सीक्वेंस में लगाना है। तो यू आर फैमिलियर विद दिस। तो ये चीज है ना, इसमें आपको टेबल भी दिया जा सकता है, व्हाट इट, जिसमें मैच द कॉलम आ सकता है, या तो कोई ऐसे फिगर दी जा सकती है, यू नो, जैसे कि क्वालिटीज ऑफ स्टीव जॉब्स। अलग अलग प्रकार के डायग्राम, कंप्लीट द लाइन, ट्रू फॉल्स, ये सिंपल एक्टिविटी होती है। इसमें ना दोस्तों किसी का भी 2 मार्क नहीं जाना चाहिए। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, वो भी 2 मार्क के लिए है, राइट।
इसको बोला है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी। वैसे देखा जाए तो ये नाम का ही कॉम्प्लेक्स है, इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। पहले क्वेश्चन जैसे ही आपको यहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते, खाली नाम के लिए कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो लेट अस सी, इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग। क्या कंप्लीट करना है? आपको कोई वेब दे देंगे, यू नो, जैसे पहले मैंने आपको वेब दिया था ऐसे कुछ, यू नो, तो लाइक दिस अलग अलग स्ट्रक्चर में आपको वेब दिए जाएंगे, यू नो, आपको प्रैक्टिस है ऐसे वेब करने की, या 9th स्टैंडर्ड से सेम फॉर्मेट है एंड दैट्स व्हाई यू आर फैमिलियर, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे भी हो सकता है, यू नो, अलग अलग टाइप के वेब होते हैं। तो लाइक दिस आपको यहाँ पे है ना जनरली 4 ही बॉक्सेस आते हैं, क्योंकि ये 2 मार्क के लिए होता है। तो इन दिस वे दे विल गिव यू वेव टू कंप्लीट। इसमें आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पहले मैंने पूछा क्वालिटीज ऑफ स्टीव जॉब्स, राइट, क्वालिटीज ऑफ अरजान सिंह, गुड क्वालिटीज ऑफ अनिल, वाइसेस ऑफ हरी सिंह। तो यू हैव टू राइट दीज जस्ट वर्ड्स, इवन यू डोंट हैव टू राइट सेंटेंसेस। आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ अच्छे से समझना है, उसमें परफेक्टली आंसर पिक करना है और यहाँ पे लिखना है। और एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, कभी भी आंसर लिखा ना तो वापस क्वेश्चन पढ़ के वो आंसर एक बार चेक करो। इससे क्या होता है ना, कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग गलत आंसर लिख देते हैं और अच्छा खासा सिंपल सा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग जाता है। फिर अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सीक्वेंसली, कोई भी चीज जिस घटनाक्रम में घटी है उस घटनाक्रम के अनुसार आपको सीक्वेंस लाइन से लगानी है। वो जंबल ऑर्डर में देंगे, जैसे कि जो पहला घटा है वो लास्ट में रहेगा या मिडल में रहेगा, है ना। तो आपको जो पहला घटा है वो पहला, उसके बाद क्या घटा है वो, इस हिसाब से आपको लिखना है, जिसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, इसमें ना क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जनरली है ना व्हाई या हाउ से शुरू होते हैं, है ना। जैसे व्हाई अरजान सिंह वाज गिवन फ्लाइंग क्रॉस, और वो भी अगर आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा तो उसके आंसर्स मिल जाएंगे। और ऑलरेडी आपको पूरे के पूरे लेसन्स पता है, इसके लिए इसको भी ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। लेट अस सी नाउ थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्टिविटी है थर्ड एक्टिविटी A3। ये भी आपको 2 मार्क के लिए रहेगी। तो टोटल हम लोगों ने 2 2 2 ये मिला के 6 मार्क्स होते हैं। तो इसमें ना आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। कैसे प्रैक्टिस की जरूरत है? क्योंकि ये क्वेश्चन है ना वोकैबुलरी बेस्ड होता है। वोकैबुलरी मतलब वर्ड नॉलेज, आपको कितना वर्ड्स पता है, उसके सिनोनिम, एंटोनिम्स और बाकी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें क्वेश्चन आएगा मैच, जैसे कि यहाँ पे एक साइड में आपको वर्ड्स दिए जाएंगे और उसका मीनिंग दूसरे साइड में दिया जाएगा, उसका मैचिंग करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद करेक्ट मीनिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। करेक्ट मीनिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस मतलब आपको कोई वर्ड दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि पैराग्राफ से इसी मीनिंग का वर्ड ढूंढो। तो जनरली ना यहाँ पे जो साल भर पढ़ाई नहीं करते उनकी धज्जियां उड़ जाती है। जो अच्छे से, जिनका रीडिंग अच्छा है, उनको यहाँ पे मार्क्स मिल जाए। नेक्स्ट है अपोजिट वर्ड्स। यू नो, आपको एक वर्ड दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि पैराग्राफ से इसका अपोजिट वर्ड ढूंढो और लिखो। सब बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम आता है, उनको एंटोनिम्स मतलब पता नहीं होता। तो एंटोनिम अपोजिट वर्ड होता है, सिनोनिम सिमिलर वर्ड होता है। उसके बाद फ्रेम और कंप्लीट सेंटेंसेस। इसमें अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस आ सकते हैं, जैसे कि आपको वर्ब ब्रैकेट में दिया जाएगा और बोलेंगे कि यूज द वर्ब इन करेक्ट टेंस या करेक्ट फॉर्म एंड कंप्लीट द सेंटेंस। फिर ट्रांसफॉर्म पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें भी बिलो एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं, जिन्होंने साल भर कभी सीरियसली नहीं लिया है, वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको है ना हर एक वर्ड का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच करने आना चाहिए। जैसे नाउन का एडजेक्टिव बनाना, एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाना, एडवर्ब का एडजेक्टिव बनाना, या एडवर्ब का नाउन बनाना, तो नाउन फॉर्म बनाना।
तो दिस काइंड ऑफ चेंजेस यू शुड बी एबल टू डू। ठीक है, तो इसमें अगर आप अच्छे से फैमिलियर नहीं हो तो थोड़े से 50-100 वर्ड्स ले लो, उसके 4-5 पार्ट्स ऑफ स्पीच में कन्वर्जन करके देखो, तो ये अच्छा प्रैक्टिस रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कॉन्टेक्सचुअल ग्रामर। इसमें क्या होता है, वैसे जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो हम लोग पहले से अच्छे से करते आ रहे हैं। उसमें से बहुत सारे सिंपल भी होते हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन है ना कोई एक नया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस दिया जाता है और उसमें आपकी धज्जियां उड़ जाती है। वो धज्जियां ना उड़े, इसके लिए आपको हर एक ग्रामर का ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से आना चाहिए। तो जनरली क्या क्या आता है इसमें, देखो क्वेश्चन टैग जो बहुत इजी है ना, वो सबको आना ही चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी मिस्टेक करते हैं, तो डेफिनेटली प्रैक्टिस की जरूरत है। टेंस में आइडेंटिफाई द टेंस, अंडरलाइन द वर्ब एंड आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द वर्ब, इंटरचेंज ऑफ द टेंस, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस करो या पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल फ्यूचर टेंस करो, ऐसे इंटरचेंज ऑफ टेंस आता है। उसके बाद वॉइस आता है, चेंज द वॉइस। जनरली डायरेक्टली आपको ऑर्डर नहीं आएगा चेंज द वॉइस, आपको ना बिगिन द सेंटेंस विद, तो ऑब्जेक्ट दिया जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद कभी भी अगर ऑब्जेक्ट के साथ बिगिन द सेंटेंस दिया हुआ है तो चेंज द वॉइस होता है ना। तो many students even they know how to change the voice, but when they give order begin the sentence with, they confuse and write wrong answer। तो वहां पे आपको अच्छे से सेंटेंस रीड करना है, बिगिन द सेंटेंस कहां से दिया है वो अच्छे से चेक करके वेदर इट इज वॉइस और सम अदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वो आपको जानना है और बाद में एक्शन लेना है। वॉइस के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो अच्छे से हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है, वो देखिए, आपको पूरे के पूरे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एज सुन एज है, नो सुनर है, नो सुनर का एज सुन एज में कन्वर्ट करना या एज सुन एज का नो सुनर में कन्वर्ट करना, ऐसे जनरली क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार देखो, 1-2 मिनट देखोगे तो भी अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद चेंज टू निगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव करना या निगेटिव से पॉजिटिव सेंटेंस करना। ठीक है, ये भी आपको अभी तक प्रैक्टिस किया होगा तो अच्छे से आएगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं। फिर क्लॉज होते हैं, आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड स्टेट इट्स टाइप, ऐसे आएगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस, इसमें सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा या तो बाकी के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव इंपरेटिव वो आ सकता है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पे सिंपल का कॉम्प्लेक्स बनाना, कॉम्प्लेक्स का सिंपल बनाना, कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड बनाना, ये सब आता है। तो इसका भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद फिर WH क्वेश्चन बनाने के लिए आता है, जिसमें आपको ऑर्डर आता है कि frame the WH question of which the underlined part should be answer। और कुछ पार्ट अंडरलाइन किया होता है उस सेंटेंस में, वही आपका आंसर आना चाहिए, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन बनाना होता है। तो जनरली ये हमारा ग्रामर होता है। इसके अलावा भी कुछ आ सकता है। तो टेक्स्ट बुक में जितनी भी एक्सरसाइज दी है, चाहे वो वार्मिंग अप सेक्शन में हो, लेसन के पहले वाला या लेसन के बाद वाला जो इंग्लिश वर्कशॉप है, उसकी हर एक एक्सरसाइज आप गो थ्रू करना चाहिए अगर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स पाने हैं। और उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन जो होता है A5, वो होता है पर्सनल रिस्पॉन्स। तो क्वेश्चन देखिए, या इसका नाम है पर्सनल रिस्पॉन्स, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना पैराग्राफ से जैसे का वैसे लाइन लिख देते, इसके लिए यहाँ पे वो मार्क्स गवाते हैं। आपको है ना कॉन्टेक्सचुअल बेस या पैसेज में जो जो इश्यूज सामने आते हैं या जो कंडीशन सामने आते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें आपको पर्सनल ओपिनियन, आपका खुद का ओपिनियन, आपके खुद के व्यूज, आपका खुद का एक्सप्रेशन, आपका खुद का इमेजिनेशन बताना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पे आपका नजरिया या आपका ओपिनियन जाना जाता है, उसके साथ साथ आपकी लैंग्वेज जानी जाती है, उसके साथ साथ आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा जाता है। उसके लिए 2 मार्क्स होते हैं। जनरली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो 2 मार्क के लिए होता है।
तो ऐसे हम लोगों ने 3 पैसेजेस, जो क्वेश्चन नंबर ए और बी और क्वेश्चन नंबर 4A, 3 पैसेजेस, क्वेश्चन नंबर 2A 10 मार्क, बी 10 मार्क और 4A 10 मार्क, और ये हर 10 मार्क 1 2 3 4 5 एक्टिविटीज में डिवाइडेड है। ठीक है, जो हर एक 2 मार्क के लिए है। जैसे पहली एक्टिविटी सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी, दूसरी है कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, तीसरी है वोकैबुलरी, और फोर्थ है ग्रामर, और इसमें है पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल रिस्पॉन्स बोलेंगे। ये दो, ये दो, ये दो, ये दो और ये दो, ऐसे 10 मार्क के 3 पैराग्राफ, 30 मार्क्स का पेपर आपको सॉल्व करना है। अभी भी मैंने जो जो एक्टिविटी अच्छे से बताई उसमें आप कितने कॉन्फिडेंट हो, ये अपने आप को पूछो। अगर कॉन्फिडेंट हो तो वेल एंड गुड, अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन है तो अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। इंग्लिश पेपर के 2 दिन पहले से लगे पड़ो एंड डेफिनेटली आपको इस 30 मार्क्स से 28 प्लस मार्क्स बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। उसके बाद कॉम्प्रहेंशन सेक्शन में हमारा जो क्वेश्चन होता है वो पोएम होता है, राइट। ये पोएम का क्वेश्चन नंबर होता है 3। इसका 3 का A प्लस B, ऐसे टोटल 10 मार्क होते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3rd A 5 मार्क के लिए होता है, जिसमें है ना आपको एक पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा। एक्सट्रैक्ट मतलब कुछ पार्ट ऑफ द पोएम, है ना। आधी पोएम दी जाएगी, 2-3 स्टांजास दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पोएम का एक एक्सट्रैक्ट आएगा, वो 5 मार्क के लिए रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 3rd B ये एप्रिसिएशन रहेगा, वो भी 5 मार्क के लिए रहेगा। ऐसे टोटल आपके 10 मार्क्स रहेंगे, राइट। तो अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 3rd A 5 मार्क का डिवीजन देखेंगे। मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे भी A1 होगा सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी पोएम के क्वेश्चन में। इसमें क्या रहेगा, ट्रू और फॉल्स आएगा, या तो कंप्लीट द फॉलोइंग आएगा। सेंटेंसेस दिए जाएंगे, हाफ सेंटेंसेस, उसके आगे का सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, या तो मैच द कॉलम आएगा। 2 टेबल्स आएंगे, मैच द फॉलोइंग बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट। A2 जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी होती है। इसमें जनरली ना आपको WH क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, व्हाई, हाउ। इसमें आपको पोएम का इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, यू नो। और ज्यादातर है ना बच्चे क्या करते हैं कि वो जैसे के वैसे पोएम के लाइंस लिख देते हैं, और इसकी वजह से उनको मार्क्स नहीं मिलते। तो आपको क्या करना है कि वो पोएम आपको अच्छे से समझनी चाहिए। तो आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी पोएम है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अल्टीमेटली पोएट को क्या बताना है आपको उस पोएम से, वो पता होना चाहिए। उस पोएम की थीम पता होनी चाहिए। अगर अभी तक आप अवेयर नहीं हो तो अच्छे से वो पोएम को समझो, फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं लगेगी इस कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी में, जो 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और A1 की सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी भी 2 मार्क के लिए होती है। ऐसे 2 + 2 4 मार्क हो गए 5 में से। 1 मार्क जो बचा है वो A3 में पूछा जाता है, जहां पे पोएटिक डिवाइसेस होता है। उसमें से भी एक ही क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए। आइदर आपको राइमिंग स्कीम पूछी जाती है, तो हर एक पोएम की राइमिंग स्कीम आपको पता होनी चाहिए, या तो राइमिंग वर्ड्स पूछे जाते हैं, राइट 2 पेयर्स ऑफ द राइमिंग वर्ड्स या 4 पेयर्स ऑफ द राइमिंग वर्ड्स, या तो फिर एक आध लाइन दी जाएगी और उसका फिगर ऑफ स्पीच लिखने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, या तो एक आध फिगर ऑफ स्पीच दिया जाएगा, उसका एक आध एग्जाम्पल आपको पोएम से फाइंड आउट करके लिखने के लिए बोलेंगे। तो ये जनरली ऐसे A1, A2, A3, 2 + 2 + 1 ऐसे 5 मार्क 3rd A में आपको मिल सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, जो कॉम्प्रहेंशन में पोएम का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 3rd होता है, और 3rd B में एप्रिसिएशन ऑफ पोएम होता है। ठीक है, तो लेट अस सी एप्रिसिएशन ऑफ पोएम।
ये दोस्तों आपको 5 मार्क के लिए पूछा जाता है और इसको आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे कि पहले टाइटल लिखो, सी, तो these are the points on which you have to write the appreciation of poem, but these points are just for your help. Don't write in point format, otherwise you will not get good marks, right? आपको पैराग्राफ में ही अप्रिसिएशन लिखना है, ये बात बिल्कुल मत भूलो। आपको अप्रिसिएशन पैराग्राफ में ही लिखना है। टाइटल आपको दिया जाता है क्योंकि पूरी की पूरी पोएम दी जाएगी, उसका पोएट भी नीचे लिखा होता है। तो राइट डाउन टाइटल ऑफ द पोएम, पोएट, ये हाफ मार्क के लिए होता है। आपको 1 मार्क यहाँ पे मिल गया अगर आपने पोएम का नाम और राइटर या पोएट लिखा। फिर राइमिंग स्कीम देखो, स्टांजा वाइज राइमिंग स्कीम लिखना है। ए बी बी है या ए बी सी ए है, तो दैट इज राइमिंग स्कीम, ये 1 मार्क के लिए होता है। उसके बाद फिगर्स मार्क मिलेगा, ये भी 1 मार्क के लिए, फिगर ऑफ स्पीच। और लास्ट में है जो सेंट्रल आइडिया, वो 2 मार्क के लिए होता है। ये 2 मार्क के लिए सेंट्रल आइडिया में आपको क्या लिखना है, तो सेंट्रल आइडिया में थीम ऑफ द पोएम, पोएट ने पोएम किस थीम पे लिखी है, एग्जैक्टली पोएट को हमें उस पोएम से क्या कहना है, व्हाट मैसेज ही वांट्स टू गिव थ्रू दिस पोएम या हिज पोएम, that should be written in the central idea. It should be in 3, 4, 5 sentences. It should be brief but giving more meaning. It depends on central idea that whether you are going to get out of marks or not, because generally these marks are considered, right, when you write rhyming scheme and figures of speech, but central idea is the part which decides whether you are going to get 5 out of 5, and that's why you should work on writing central idea. It should be brief and giving exact meaning. और अभी दोस्तों हम लोग जा रहे हैं हमारे कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का लास्ट वाला पार्ट देखने के लिए, वो है समरी राइटिंग, राइट। समरी राइटिंग क्वेश्चन नंबर 4 जो अनसीन पैसेज है उसका बी पार्ट जो 5 मार्क के लिए होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4A जो 10 मार्क का अनसीन पैसेज होता है उसका क्वेश्चन स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले देखा। अभी बी जो है 5 मार्क के लिए समरी राइटिंग, वो हम लोग अभी देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 15 मार्क का होता है इस 45 मार्क में से। तो इस 45 मार्क्स में से सी हियर समरी राइटिंग में ना सबसे पहले तो दोस्तों आप वो पैराग्राफ एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार नहीं बहुत बार पढ़ते हो, क्योंकि उसके नीचे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर आपने अच्छे से लिखे हुए होते हैं। अभी वही पैराग्राफ का आपको समरी लिखना है। अभी समरी का मीनिंग ये होता है शॉर्ट करके लिखो। तो आपका आइडियल समरी है ना वो 1/3 होना चाहिए। 1/3 मतलब अगर 10 लाइन का पैराग्राफ है तो वो 3 लाइन के हिसाब से, लेकिन आपके लाइन में कम वर्ड्स होते हैं और पैराग्राफ के लाइन में ज्यादा वर्ड्स होते हैं, तो उस वर्ड के हिसाब से अगर टोटल 200 वर्ड्स का पैसेज है तो इट शुड बी 65 to 70 वर्ड्स और आपका समरी होना चाहिए। तो वो समरी जनरली है ना, सबसे पहले तो टाइटल सोचो, राइट। टाइटल बहुत जरूरी है, टाइटल के लिए 1 मार्क कंसीडर किया जाता है। टाइटल लिखने के बाद वंस रीड द समरी, उसमें कीवर्ड्स है वो कहाँ पे पेंसिल से लिखो। फिर पैसेज अपने आंखों के सामने से दूर हटाओ। क्यों दूर हटाओ, कभी कभी है ना हमारा मूड हो जाता है कि जैसे कि वैसे सेंटेंसेस कॉपी करें, तो पैराग्राफ ही हटाओगे, कीवर्ड सब लिखोगे, कीवर्ड सामने रखो और उसके हिसाब से आपका समरी लिखना शुरू करो। तो आपका समरी है ना ओरिजिनल होना चाहिए, इट शुडंट बी कॉपीड फ्रॉम द पैसेज। एम्बिग्यूटी का भी मीनिंग वही है, डोंट कॉपी, इट शुड बी ओरिजिनल इन योर ओन वर्ड्स, राइट। और ओरिजिनल थीम जो है वो पैसेज की थीम देखो, वो थीम बेस आपका नरेशन होना चाहिए, उस थीम के बाहर मत जाओ। उसके बाद इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी ओरिजिनल एंड इट शुड बी इन योर ओन वर्ड्स। तो ऐसा आपका समरी होना चाहिए जो बिल्कुल भी जैसे के वैसे सेंटेंसेस कॉपी नहीं होने चाहिए पैसेज से, आपके खुद के वर्ड्स में लिखना है, टाइटल लिखना है और एकदम ब्रीफ
सिंपल वर्ड्स में लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर को पता चले कि पैसेज का थीम क्या है, वो आपको अच्छे से समझ में आया है और आपने अच्छे से शॉर्ट में एग्जामिनर को एक्सप्लेन किया है. दैट विल बी योर इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर एंड एग्जामिनर विल गिव गुड मार्क्स. तो इसमें भी मैक्सिमम आपको 4.5 मिल सकते हैं. व्हाट इट? तो ट्राई टू राइट नाइसली एंड गेट मैक्सिमम मार्क्स. तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन जो 45 मार्क्स का है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ए बी 10 प्लस 10 20 मार्क्स थे. उसमें क्वेश्चन नंबर 3 पोएम जो थर्ड ए बी 5 प्लस 5 10 मार्क्स, सो 20 प्लस 10 30 मार्क्स. और देन क्वेश्चन नंबर 4 जो 10 प्लस 5 15 मार्क्स. ऐसे 45 मार्क्स में से आपको मोर देन 40 मार्क्स कैसे मिले, उसके ऊपर हम लोगों ने स्ट्रेस किया. कौन सी प्रकार की या किस प्रकार की एक्टिविटीज आती है, वो हम लोगों ने अच्छे से नरेट किया. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो उस एक्टिविटी की प्रैक्टिस करो. अभी भी आप 1-2 दिन भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आउट ऑफ 45 यू कैन रीच मोर देन 42 marks. Got it? That's all. Thank you.